नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी के ड्राइवर में। दोस्तों, टॉप 5 करंट अफेयर की एक सीरीज चल रही है। मैं आपसे रोजाना उन 5 प्रमुख टॉपिक पर बात करता हूं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में होते हैं और जिनसे प्रश्न आने की संभावना आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा होती है। मैं ऐरा-गैरा, इधर-उधर के कोई भी प्रश्न, कोई भी टॉपिक शामिल नहीं करता हूं जो आपके एग्जामिनेशन से हट कर के हो। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर फालतू की कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगा आपको एकदम महत्वपूर्ण मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है ना? तो आज की टॉपिक में जो मैंने शामिल किया है उसमें सबसे पहले है फसल औषधि केंद्र, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर। आप माने का यहाँ चूंकि इंग्लिश से हिंदी किया गया है तो ऑफ माने का लिख लिया है। रियर अर्थ मेटल्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 4 टॉपिक हैं और एक आध क्वेश्चन इधर से उधर जो मुझको लगा होगा उनको भी मैंने शामिल किया होगा। ठीक है ना? और ये भैया मेरा वीडियो गिरमिटिया मजदूर आने वाला है, बस थोड़ा बहुत काम बच गया है तो इसलिए इसका वेट करें, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है ना? इस पे अपना कमेंट भी दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित फसल औषधि केंद्र, क्रॉप प्रोटेक्शन सेंटर का उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना, फसल सुरक्षा से जुड़ी राज्यवार कार्य योजना तैयार करना, सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, आयातित बीजों पर निर्भरता बढ़ाना। ये तो गलत है। तो इसका सही ऑप्शन बी। क्या सही है? ऑप्शन बी। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है। फसल सुरक्षा से जुड़ी राज्यवार कार्य योजना तैयार करना। 96वीं ICAR वार्षिक आम सभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इन केंद्रों का उद्देश्य राज्यवार और फसल विशेष रणनीति बनाकर किसानों को कीट, रोग और अन्य जैविक हमलों से रक्षा देना है। इससे कृषि उत्पादन की गुणवत्ता व मात्रा दोनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कदम एविडेंस बेस्ड एग्री रिसर्च और टारगेटेड फार्मर सपोर्ट की दिशा में है। अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला चलिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह को किस रूप में वर्णित किया है? देखिए, ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया का जो अपने अलावा और किसी का भला नहीं चाह सकता व्यक्ति, कभी किसी का भला चाह ही नहीं सकता। और अमेरिका को देश के रूप में देखा जाए तो वो किसी देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ठीक है ना? फिलहाल उनकी वो जाने, हम लोग अपने प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ये जो ब्रिक्स है भैया, ये एंटी अमेरिकन गठबंधन है। क्या है? एंटी अमेरिकन गठबंधन है, अमेरिका के विरुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। जी, ट्रंप ने ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन पॉलिसीज वाला गठबंधन कहा और चेतावनी दी कि अगर ये देश अमेरिकी हितों के विरुद्ध गए तो 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। तो ब्रिक्स अब चीन, रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका समेत नए देशों को जोड़ रहा है जो कि 45% वैश्विक जनसंख्या और 35% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है। तब ट्रंप चाचा कहे ना परेशान हो जाए। ठीक है, यह वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए एक नया मंच बनता जा रहा है। और मैं बता दूं कि इसमें 5 और देश जुड़ गए हैं 2024 में। तो अब लगभग देशों की संख्या पहुंच गई है कितनी? 10। तो अब सबसे बड़ी बात ये कि वैश्विक जनसंख्या का 45% हिस्सेदारी है इसकी और 35% जीडीपी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना भैया? तब तो उनको परेशान होना लाजमी है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में चीन द्वारा रियर अर्थ मैग्नेट, अच्छा हमने वहां मेटल लिख दिया है क्या? तो ये मैग्नेट है। रियर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने के बाद भारत किस क्षेत्र की नीति पर पुनर्विचार कर रहा है? तो यह है आपका इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ईवी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर पुनर्विचार कर रहा है कि अपनी नीति में परिवर्तन किया जाए। क्या कर रहा है देखिए। अब देखिए, तो आपका विकल्प होगा, कई अच्छा व्याख्या मैंने फैक्ट इसमें शामिल किया है तो देख लीजिए। रियर अर्थ मैग्नेट वह होते हैं
जो ये विशेष प्रकार के अस्थायी मैग्नेट होते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय गुण रखते हैं। सामान्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नियोडियम आयरन बोरान यानी कि NdFeB, इसको मैंने एक दिन पढ़ाया भी था। और दूसरा है सैमरियम कोबाल्ट। तो ये दो प्रकार के होते हैं भैया, याद रखिएगा, फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। और प्रमुख रासायनिक तत्व उनके विवरण देखिए। नियोडियम का Nd परमाणु क्रमांक प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 60 होता है। इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स यानी मोटर, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और विंड टर्बाइन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सेरियम आपका एसियम है, परमाणु जो प्रतीक परमाणु क्रमांक है 62। हाई टेम्परेचर मोटर एयरक्राफ्ट है, हाई टेम्परेचर मोटर एयरक्राफ्ट है, समझ पा रहे हैं ना, हाई टेम्परेचर मोटर एयरक्राफ्ट। ठीक, चलिए देखते हैं। और यह डाई स्पैरोसियम, तो इसका है DY और परमाणु क्रमांक है 66। डाई स्पैरोसियम ये क्या करेगा, माइग्रेन, ये जो है माइग्रेट को, माइग्रेनेट, ये थोड़ा सा कुछ यहाँ डिस्टर्ब हो गया है, को गर्मी स्थिर रखने हेतु, और जो आपका माइग्रेट होगा यानी कि ये जो हिंदी में माइग्रेट लिखा है ना, इसको लिखना चाहिए था मैग्नेट। क्या है ये, मैग्नेट होना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश से हमने हिंदी किया है, तो ये माइग्रेट में भी था, थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ा, मैग्नेट लिखना चाहिए था भैया, मिस्टेक वही कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये मैग्नेट को गर्मी में स्थिर रखने हेतु कौन सा प्रयोग करेंगे हम लोग, डायस्प्रोसियम। अब देखिए मैग्नेट की मजबूती और अस्थायित्व के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, राइजोडीमियम। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है प्रतीक है PR, क्रमांक है 59, ठीक है ना, राइजोडीमियम। ठीक, तो ये पूरा याद कर लेना, हो सकता है इसको मैचिंग के लिए दे दें, हमने पूरा अच्छे से लिख दिया है। अब आगे देखिए, तो अब देखिए इसके जो खनिज स्रोत क्या है, वो है बैस्टेनासाइट, मोनाजाइट और जीनोटाइम, ठीक है ना, बैस्टेनासाइट, मोनाजाइट और जीनोटाइम। इन खनिजों से ये रियर अर्थ मैग्नेट जो होते हैं, वो जो ये तत्व आपके वो मिलते हैं, और इन तत्वों से रियर अर्थ मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है ना। तो भारत में मुख्य रूप से छतरपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल में मोनाजाइट बालू से रियर अर्थ जो है ये पूरा ये तत्व निकाले जाते हैं। भारत में यह कार्य इंडियन रियर अर्थ लिमिटेड IREL द्वारा किया जाता है, जो DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रियर अर्थ मेटल भारत में कौन निकालता है, मैग्नेट जो होता है कौन निकालता है, ठीक है ना। जो रियर अर्थ मैग्नेट बनाने में जो जिन तत्वों का प्रयोग होता है उनके खनिज क्या है, तो बैस्टेनासाइट, मोनाजाइट और जीनोटाइम है। और इसके तत्व क्या है वो आपके सामने है, नियोडीमियम, सैमेरियम, डायस्प्रोसियम और राइजोडीमियम, ये चारों आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब वैश्विक भंडार और चीन का जो है प्रभुत्व किसमें क्या है भैया, वैश्विक भंडार का अनुमानित प्रतिशत इधर लिखा हुआ है, इधर देश लिखा हुआ है। देश चीन 36 से 38%, तो ये अपने आप में सबसे ज्यादा है लगभग। वियतनाम 18%, ब्राजील 15%, भारत 6%। चीन के पास नियंत्रण, रिफाइनरी तकनीक एवं सस्ती प्रोसेसिंग के कारण इस उद्योग में प्रभुत्व है, ये बात सही भैया। तो भारत पर प्रभाव और नीति के बदलाव की जरूरत क्या है, भारत का जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, और NdFeB यानी कि जो नियोडियम और आयरन और बोरान मैग्नेट है पर 90% तक आयात निर्भरता है भारत की। चीन की हालिया नीति 2024 के अनुसार उसने नियोडिमियम और अन्य रियर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण लागू किया है। तो भैया क्या होगा, भारत की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जो आपकी है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, तो परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। फैक्ट बहुत अच्छे अच्छे शामिल कर अपने उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया है। इसके अंतर्गत दुशांबे ग्लेशियर डिक्लेरेशन में कौन सा मुख्य प्रस्ताव शामिल है? तो पहला क्वेश्चन तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है, लिखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है का प्रस्ताव किसके अंतर्गत है? तो ये दुशांबे ग्लेशियर डिक्लेरेशन में है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ग्लेशियरों और बर्फ की वार्षिक ग्लोबल इन्वेंट्री तैयार करना, हमें लगता है यही सही है, ऑप्शन सी। फिलहाल देख लेते हैं, एकदम ऑप्शन सी सही है। ग्लेशियरों और बर्फ की वार्षिक ग्लोबल इन्वेंट्री तैयार करना। व्याख्या और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। ईयर ऑफ प्रिजर्वेशन यूएनजीए ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन घोषित किया है, जिसे यूनेस्को और डब्ल्यूएमओ संगठित कर रहे हैं। कौन कौन? यूनेस्को और डब्ल्यूएमओ संगठित कर रहे हैं। मुख्य रूप से ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और पानी सुरक्षा पर उनकी भूमिका को रेखांकित करने हेतु दुशांबे ग्लेशियर डिक्लेरेशन यानी 29 मई से 1 जून तक तजाकिस्तान में इस सम्मेलन में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई है। निम्नलिखित बिंदु शामिल थे क्या? ग्लेशियरों और अस्थायी बर्फ के ग्लोबल इन्वेंट्री का निर्माण करना, ठीक। जल संरक्षण, अनुकूल और क्लाइमेट रेजियंस के एकीकृत दृष्टिकोण, माउंटेन क्रायोस्फीयर मॉनिटरिंग और ग्लोबल विज्ञान सहयोग को सुदृढ़ बनाना। ऐसे इसमें देख लेना जो भी चीजें हैं। अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या? दुनिया में लगभग 2.75 लाख ग्लेशियर हैं जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। बहुत ज्यादा है भैया। अनुमानित 1.70 लाख घन किलोमीटर ताजा पानी जमा करते हैं। यह ग्लोबल फ्रेश वाटर का लगभग 70% है। तो फैक्ट पढ़ लेना, मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, जो भी आपके एग्जामिनेशन लायक होगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, हाल ही में प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। एकदम सही है। भारत को इस वर्ष GHG उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग की श्रेणियों में उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल किया गया, यह भी सही है। भारत को CCPI 2025 में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। नो, ये गलत है, इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो क्या क्या सही है? केवल 1 और 2 सही है। आगे चलते हैं, बिल्कुल हमारा केवल 1 2 सही है। CCPI एक प्रतिष्ठित वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है जो जर्मन वॉच, जर्मनी, न्यू क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसका याद रखिएगा, सूचकांक के प्रकाशन को प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, तो यहाँ से पूछ सकता है। आप पूरा देख लीजिए। इसका जो पहला कथन है, पहला कथन क्या है भैया? पहला कथन तो यही से, तो ये पहला सही हो गया। अब सही कथन 2 भी सही है। भारत को CCPI 2025 में GHG एमिशन और एनर्जी यूज जैसे 2 प्रमुख मापदंडों पर हाई परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है। भारत का उत्सर्जन जो अब भी ओपेक देशों से बहुत कम है। भारत की ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत से कम है और भारत ऊर्जा दक्षता नवीकरण ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कथन 3 गलत है क्योंकि 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये रहे 5 क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आपको मजा आए होंगे। और हाँ, मजा कम आया लेकिन फैक्ट मैंने बहुत अच्छा दिया है, तो वीडियो को रोक रोक करके भैया सारे फैक्ट को नोट करते रहिएगा और पूरे फैक्ट नोट कर लीजिए। साल भर जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ाई किया है, ठीक है ना। तो ये रहा आज का पूरा क्लास। और एक बार फिर से गिरमिटिया मजदूर पर हमारा वीडियो आने वाला है, इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।